हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेक्चर 12th स्टैंडर्ड के लिए एंड आज के लेक्चर में हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने इकोनॉमी के बारे में जाना था। 1991 तक वाले चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए थे कि क्या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तक हो चुका है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड डिस्कस किए थे। अब करंटली इकोनॉमी क्या चैलेंजेस फेस कर रही है एंड जो हमारा लास्ट यूनिट है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का कंपैरेटिव एनालिसिस, इन सारे यूनिट्स को मिला के आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने बार बार पिछले लेक्चर में भी समझाने की कोशिश की कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में देयर इज नो 100% राइट आंसर। ये आप अपनी वैल्यूज पे, अपने जजमेंट पे, अपने ओपिनियन पे बेस करके आंसर बनाते हो। हाँ, लेकिन आंसर लिखने का एक सही तरीका जरूर होगा कि आप जो भी ओपिनियन दे रहे हो उसको कहीं ना कहीं आपको बैकअप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रीजंस, कारण दे करके, कि सामने वाले को सेटिस्फाई करा दो कि यार ये व्यू है मेरा एंड इसके ये कारण है। फिर आप एक ढंग का एक कंप्लीट आंसर फॉर्म कर रहे हो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो आज अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, माइग्रेशन लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हाउ। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करके मतलब यही रहेगा कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा आइडिया डेवलप कर पाए किस तरीके के क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं, कैसे आंसर्स लिखे जा सकते हैं। आप अपना आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही कॉपी पेस्ट करना। कैसे लिखे जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ सैंपल्स है, कुछ नए शब्द आपको यहाँ पर पता लग जाएंगे जिससे क्वेश्चंस समझने में आसानी होगी। चैप्टर्स जो यहाँ पे कवर हो रहे हैं दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जो हमारा लास्ट चैप्टर है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। शुरू करते हैं। बोला माइग्रेशन लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। माइग्रेशन होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि ह्यूमन कैपिटल को प्रोडक्टिव बनाना, कि वो इनकम जनरेशन या देश के वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो पूछा कि कैसे माइग्रेशन, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर देते, बताओ। यहाँ पे दो आंसर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके ओपिनियन नहीं पूछा गया, हाउ पूछा गया कि कैसे होगा। तो आपको सीधा रीजन ढूंढना है कि हाँ, माइग्रेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लीड करेगा। अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पीपल ऑफन माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। कह रहे क्या करते हैं लोग, जिनको गांव में काम नहीं मिल रहा या जहां पे भी स्कार्स है काम, कम है काम, वहां से वो जहां डिमांड ज्यादा है, लोगों की जरूरत ज्यादा है, वहां पर वो क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, दोज हु आर अनएम्प्लॉयड गेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्चुअलाइजिंग देयर स्किल। क्या मतलब है इस बात का, कि जब आप माइग्रेट कर रहे हो, देखो बैक कर रहे हैं अपने आंसर को कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात। कहते कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो उस जगह पे तो आप अपनी स्किल यूज नहीं कर रहे, लेकिन जब आप माइग्रेट करके एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर काम है, वहां पर आप अपनी स्किल को एक्चुअलाइज कर पाओगे। Those who are underemployed get opportunity to fuller utilization of skills. जो लोग अंडर एम्प्लॉयड है यानी कि काम कर रहे हैं लेकिन अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे एक एरिया में, वो माइग्रेट करेंगे तो उनको फायदा क्या मिलेगा कि उनका स्किल पूरा यूज होने लग जाएगा। इन अ मार्केट इकोनॉमी, माइग्रेशन ऑफर्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू हायर सप्लाई ऑफ स्किल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू हायर वेजेस। क्या मतलब है, अगेन इतना कॉम्प्लेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख सकते हो कि जहां पर लेबर डिमांड नहीं है उस जगह से निकल के आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां पे लेबर डिमांड है, तो आपकी स्किल्स जो है उसके लिए आपको हायर वेजेस मिल जाएंगे। मार्केट इकोनॉमी वही होती है ना, फ्री, जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, तो जहां पर डिमांड नहीं है वहां से निकाल के अपनी स्किल्स को वहां डालो जहां पर डिमांड है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली, रिस्पॉन्डेंटली आपको क्या मिल जाएगा, उसके लिए पैसे भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रोथ। कमेंट करो। यहां पर आपको बोला गया कि बताओ क्या ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एजुकेशन। हाँ डेफिनेटली है, यहाँ पे नहीं नहीं कहा जाएगा।
ऑब्वियसली यहाँ पर दो ओपिनियंस नहीं देखने मिल सकते, क्योंकि हम सबको पता है कि एजुकेशन की जरूरत तो पड़ेगी। अगर बंदा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो अपना एक बेस नहीं क्रिएट कर पाएगा स्किल डेवलपमेंट का। स्किल्स नहीं होंगी तो फिर काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो पैसा नहीं बना पाएगा, देश में वैल्यू नहीं ऐड कर पाएगा, एंड एंड ऑफ द डे खुद का उसका पर्सनल ग्रोथ उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। इट इज ट्रू दैट एजुकेशन इंग्रेडिएंट यानी कि इनपुट बोला गया, एजुकेशन इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रोथ। दिस इज बिकॉज बैकिंग शुरू हो गया आंसर का, कि बेस करो आंसर को, बैक लगाओ आंसर के। दिस इज बिकॉज एजुकेशन प्रोड्यूसेस सिविलाइज्ड सिटीजन्स, एजुकेशन प्रोड्यूसेस साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर, एजुकेशनियंस। These serve as an important agents of growth. Now, things like civilized citizens या ये चीजें, यहाँ पर रीजंस आपके खुद के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बुक लिख के दे रही है आपको वही रीजन लिखना, कुछ भी लिख सकते हो कि एजुकेशन से कहीं ना कहीं इस तरीके के स्किल सेट्स मिल जाएंगे जिसको हम अप्लाई करके एक लिवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। लेबर फोर्स में तो हम कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में क्या पार्टिसिपेट करके अपन और ज्यादा अपना देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ भी रीजंस आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एजुकेशन इंक्रीजेस रेट ऑफ पार्टिसिपेशन थ्रू स्किल फॉर्मेशन। लो आगे अपना पॉइंट, इट लेंड्स मोमेंटम टू द पेस ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ के मोमेंटम को यानी ग्रोथ की चाल को ये क्या करता है, एक पेस देता है, एक स्पीड देता है। फोर्थ, एजुकेशन जनरेट दीज सेंस ऑफ सोशल डायनामिज्म, इट प्रमोट्स कलेक्टिव एफर्ट टू फ्रेम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ ग्रोथ। क्या मतलब है कि जब आप एजुकेटेड हो जाते हो, एजुकेशन गेन करते हो, तो आपको एक सोशल डायनामिज्म आप फेस करते हो। डायनामिज्म का मतलब होता है जब आप सोशली इंटरैक्ट करते हो चेंजिंग माहौल के अंदर। तो सोशल डायनामिज्म यानी कि कल्चरल चेंजेस हो सकते हैं, सोसाइटिकल डेवलपमेंट्स हो सकती है जो एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन को यहाँ पर चूज किया है। इट प्रमोट्स, इस तरीके के कलेक्टिव एफर्ट लगा के लोग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फ्रेम करेंगे जो कि ग्रोथ को लीड करेगी। ब्रीफली अगर कंक्लूड करें, ये बहुत अच्छा तरीका आंसर में लिखने का कि आप अपना सारा आंसर लिखने के बाद एक लाइन दो लाइन में उससे कंक्लूड कर दो। ब्रीफली, एजुकेशन गिव्स मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अनएजुकेटेड सोसाइटीज आर ऑफन बैकवर्ड सोसाइटीज। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि जिन सोसाइटीज में अनपढ़ता ज्यादा है वो कंपैरेटिवली पिछड़ी हुई है उन सोसाइटीज के कंपैरिजन में जहां पर एजुकेशन बेटर है, अबंडेंट है। एजुकेटेड सोसाइटीज ऑन द अदर हैंड आर डेवलप्ड सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल कैपिटल। क्या मतलब है? ह्यूमन कैपिटल आपके मेरे जैसे लोग, फिजिकल कैपिटल जो हम मशीनें यूज करते हैं, जो हम टूल्स यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। जब हम खुद को यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए तब हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ऐसे लोग जो देश की वैल्यू एडिशन के लिए काम कर सकते हैं, उनको बोला जाता है कि आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर दिया। क्या पूछा उन्होंने कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने से इंक्रीज आएगा फिजिकल कैपिटल की एफिशिएंसी में। यानी कि अगर बंदा, देखो क्वेश्चन डिकोड कर लो, आंसर आप अपने आप लिख लोगे, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। क्या करना है यहाँ पे, क्या बोला गया कि जो हमारा बंदा है अगर वो एजुकेटेड हो, वो बढ़िया हो, उसको काम आता हो, तो मशीन से वो बेटर काम ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? बिल्कुल बात सही है, हाँ है ना। अगर आपके पास जो भी फिजिकल इनपुट्स अवेलेबल है, आप दिमाग लगाओगे कि यार मैं इसे किस तरीके से यूज करूं, क्या क्या यहाँ पर मैं टाइम मैनेज करूं, मैं ज्यादा प्रोडक्ट बना पाऊं। मान लो आपके पास दो मशीन है, एग्जाम्पल ले कैसे हो सकता है, मान लो आपके पास दो मशीनें हैं एंड एक मशीन पे काम करने के बाद 2 घंटे के बाद उस मशीन का इंजन गर्म हो जाता है, उसको थोड़ी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि यार मेरे पास लेबर भी एक ही है, ठीक है, तो मैं या दोनों मशीनें साथ में चलाऊंगा, फिर मुझे जब 2 घंटे हो जाएंगे तब इसे 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा कि इंजन ठंडा हो। तो अपने दिमाग क्या लगाया कि पहले एक मशीन पे बना, ठीक है, एक मशीन से काम हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, जब इसका इंजन ठंडा होगा तब इससे बना।
इस तरीके से आप क्या कर पा रहे हो, बेटर काम कर पा रहे हो, अपने लेबर को बिजी रख पा रहे हो। यहाँ पे आपने कैसे दिमाग लगाया, क्योंकि आप एक ह्यूमन कैपिटल बने हुए हो, आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, तो जो आपके पास फिजिकल चीजें अवेलेबल है, फिजिकल कैपिटल है, आप उसको बेटर यूजेज के लिए इंप्लॉय कर सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस हैपेंस इन टू वेज एज अंडर। वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या होता है, हाउ पूछा ना यहाँ पे मतलब उन्होंने बताया कि कैसे होगी ये चीज, तो बोलेंगे दो वेज से हो सकती है। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू हायर लेवल ऑफ skills and expertise, accordingly labor force is better equipped to handle plant and machinery। कहते हैं कि यार देखो दो तरीकों से हो कि ह्यूमन कैपिटल अगर हायर हो, लेबर को अगर काम करना आता हो, तो जो भी मशीन है, जो भी चीजें हैं, प्लांट एंड मशीनरी, उसको बेटर हैंडल किया जाएगा। दिस रेजेस द एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब मशीनों को अगर सही टाइम पे रेस्ट मिलेगा, सही तरीके से मैं उससे काम लेती रहूंगी, तो वो ज्यादा सालों तक चलेगी, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगी। कहते एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल कैपिटल बढ़ जाएगी बाय द वे ऑफ हायर आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन राइज कर जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इनोवेशन। कहते एक और तरीके से हो सकता है फिजिकल कैपिटल का बढ़िया यूज, कि यार जो ह्यूमन है ना, वो दिमाग लगा के कुछ इनोवेट कर दे। मैं उस मशीनों में कुछ ऐसा पुर्जा लगा दूं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट कुछ यहाँ पर फिट कर दूं कि मेरे इंजन उतने गर्म ना हो, तो भी मेरा जो फिजिकल कैपिटल है, यहाँ पे जो मशीन है, वो बेटर यूज होने लग जाएगी। हाँ है ना, वही लिखा है कि लीड्स टू इनोवेशन, नए आइडियाज आ जाएंगे, implying new ways of doing things or doing things better than before, पहले से बढ़िया तरीके से। accordingly efficiency और productivity rises। end of the day productivity, efficiency, ये सब चीजें हमारे लिए क्या कर जाएंगी, राइज कर जाएंगी। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इनरोलमेंट रेशियो बी हायर देन 100। इनरोलमेंट रेशियो होता है कि कितने बच्चे एनरोल कर रहे हैं स्कूल के अंदर। एनरोलमेंट रेशियो पहले डिफाइन कर देंगे कि वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होता है ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप एनरोलिंग देमसेल्व्स इन रेलेवेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। क्लियर, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का बच्चा अपने को एजुकेशन में जो भी उसका लेवल ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि अगर 2 से 5 साल तक का बच्चा है, तो वो अपने को किस स्कूल में डालेगा, वो अपने आप को हायर स्कूल में तो डालेगा नहीं, वो अपने आप को प्राइमरी एजुकेशन में या प्री एजुकेशन में डालेगा ना। तो उसकी बात हो रही है कि एज ग्रुप के हिसाब से जो भी उनका रेलेवेंट लेवल ऑफ एजुकेशन बनता है, कितने बच्चे उसमें आ रहे हैं, उसकी बात की जाती है जब हम एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एलिमेंट्री स्कूल की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम उठाएंगे 16 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे टोटल, ठीक है, एंड उनमें से कितने बच्चे स्कूल में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलिंग फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, कि इन क्लासेस में कितने बच्चे हैं, फाइनली मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि एनरोलमेंट कितना है। नाउ क्वेश्चन ये सब नहीं था, ये सब हमने अपने आइडिया को क्लियर करने के लिए इंफॉर्मेशन दे दी कि क्या होता है एनरोलमेंट रेशियो। नाउ व्हाट दे आस्क्ड वाज कि एनरोलमेंट रेशियो बी हायर देन 100 कैसे हो सकता है, 110 कैसे हो सकता है। 110 अगर होगा, इसका पता है क्या मतलब है, कि बच्चे तो है 6 से 14 साल की उम्र के, मान लेते हैं कि 100, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी क्लासेस उठाकर देखें 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये क्लासेस अगर हम उठा के देखें 8th स्टैंडर्ड तक 5 to 8, तो बच्चा बनता है 110। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज फाइंड करने के लिए कितना आ गया, 110%। वो कह रहे बच्चा तो 100 है एज ग्रुप में, क्लासेस में कितने हैं 110, तभी क्या आ सकता है 100 से ज्यादा परसेंट आ सकता है। हाँ ना, पहले तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। यहाँ मैंने आंसर कुछ नहीं फ्रेम किया, पर यहीं से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, आंसर तो उसी में छुपा हुआ है। हम लोग ध्यान से क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे। देखो एक बार फिर से एनरोलमेंट रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं।
परसेंटेज समझो सबसे पहले। जब भी आप किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हो, जैसे आप अपना परसेंटेज निकालते हो कि मेरे प्री बोर्ड्स में इतने नंबर आए, मेरे मिड टर्म में इतने नंबर आए थे, इतने परसेंट नंबर आए थे, कैसे करते हो? जितना भी नंबर आपने स्कोर किया अपॉन जितने टोटल नंबर थे मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ या ना? यानी कि जब भी आप किसी चीज का परसेंट फाइंड करते हो एक तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। एक जिस भी चीज का परसेंटेज निकालना है, जैसे आपको अपने नंबरों का परसेंटेज निकालना है तो वो चीज ऊपर आ जाएगी एंड नीचे क्या आ जाएगा? जो भी कंपैरिजन वाला फैक्टर है। हाँ या ना? अब यहां पर भी हम पता करना चाहते हैं कि एनरोलमेंट रेशियो कितना है, तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर क्लास उठा लो, से हम लोग उठा लेते प्री स्कूल उठा ले, जो बिल्कुल नर्सरी एलकेजी ये वाली क्लास होती है, प्री क्लासेस। तो अगर उसका एनरोलमेंट चेक करना है तो आप देखोगे कि उन क्लासेस में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास या फिर ऑफ enrolled students of preschool over total number of children जो इस एज ग्रुप में पढ़ रहे हैं। एज ग्रुप हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एज ग्रुप चिल्ड्रन, कौन सा एज ग्रुप ले? 2 to 5। हाँ या ना? 2 to 5 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हाँ है ना? ये एग्जाम्पल है। हाँ है ना? अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे कि ये अगर 100 से ज्यादा है, इसका मतलब कि जितने भी बच्चे हैं इस एज ग्रुप के सारे अगर स्कूल में पढ़ेंगे तो कितना रेशो हो जाएगा? 100%। लेकिन कह रहे 100 नहीं है, 100 से ज्यादा है, 110% स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस एज ग्रुप के 100 बच्चे हैं लेकिन प्री स्कूल में 110 बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल है। सवाल समझा करो, कैसे हो सकता है? देखो, ये तभी होगा अगर एनरोल्ड बच्चे ज्यादा हैं। एनरोल्ड बच्चे कब ज्यादा हो सकते हैं? जब हम कह रहे हैं कि 2 से 5 साल के बच्चे तो 100 है, तो 110 बच्चा स्कूलों में कैसे पढ़ सकता है? 110 बच्चा ऐसे पढ़ सकता है अगर 2 से 5 साल की जगह 6 वाला भी कोई बच्चा पढ़ रहा हो, 7 वाला भी कोई बच्चा पढ़ रहा हो, या फिर 16 साल का भी कोई बच्चा प्री स्कूल में बैठा हो, तो क्या हो जाएगा? एनरोल्ड जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। कंपैरिजन किसके? जो एक्चुअली उस एज ग्रुप के बच्चे हैं। इट इज फाउंड टू बी मोर देन 100 इन केस स्टूडेंट्स एनरोलिंग देमसेल्व्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन happens to be not only for the relevant age group but even beyond it। क्या लिखा है? ये तभी हो सकता है जब एनरोल्ड बच्चे क्या हो? उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों से ज्यादा हो। यानी कि सिर्फ इसी एज ग्रुप के बच्चे नहीं पढ़ रहे, इससे ज्यादा वाले एज ग्रुप के बच्चे भी यहां पर पढ़ते दिख रहे हैं। हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रेन ड्रेन इज अ सीरियस bottleneck constraint of human capital formation and growth process in India। कमेंट क्या बोला है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग कर देते हैं, लेकिन ब्रेन ड्रेन एक ऐसा सिचुएशन है जब लोग माइग्रेट कर जाते हैं वन कंट्री टू एन अदर कंट्री फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन, बेटर चीजों के लिए। जब लोग शिफ्ट कर जाते हैं उसे बोलते हैं कि यार हमारी कंट्री में से पढ़ लिया, हमारी कंट्री में से आप केपेबल बन गए, लेकिन अब हमारी कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ना करके आप किसी और कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस जगह काम करके। वही पूछा गया कि ये जो ब्रेन ड्रेन है ये दिक्कत वाली बात कैसे है कि जब भी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हो उस पर पैसा लगा रहे हैं ग्रोथ प्रोसेस करने के लिए, तो ये एक कंस्ट्रेंट बन जाता है। ब्रेन ड्रेन रुकावट बन जाती है। कैसे? ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड मैन पावर टू डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लोगों ने अपना स्किल गेन किया, स्किल बेटर किया, फिर वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट मार गए। देखो बहुत अच्छे से आंसर फ्रेम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? मतलब समझाते हैं चीज का, फिर अपना रीजन समझाते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन कर देते हैं एंड खूबसूरती से 4 नंबर का आंसर फ्रेम हो जाता है। ऑब्वियसली दे माइग्रेट फॉर ग्रीनर pastures
मतलब बेटर जॉब पर्सपेक्टिव के लिए, बेटर रिकग्निशन के लिए, बेटर सैलरी के लिए, बेटर पोस्ट के लिए, बढ़िया चीज के लिए शिफ्ट करता है ना बंदा। ग्रीनर पैशर्स लाइक हायर वेजेस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दोज हु माइग्रेट इंक्लूड साइंटिस्ट, जो ये बाहर लोग जाते हैं, इनमें हमारे देश से पढ़ के साइंटिस्ट भी जा रहे हैं, इंजीनियर भी जा रहे हैं, डॉक्टर भी जा रहे हैं, एजुकेशनिस्ट भी जा रहे हैं। दीज आर द पीपल ऑफ हाई कैलिबर। अगर ये देश में रहेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे तो क्या होगा, देश डेवलप करेगा, देश ग्रो करेगा। लेकिन क्योंकि ये बाहर चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका कैलिबर हाई होता है, ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। माइग्रेशन ऑफ सच पीपल इज अ सीरियस बॉटलनेक ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस की। वी नो skill is an important ingredient of growth. Loss of skill causes a dent in the process and the pace of growth. स्किल लोग जब चले जाते तो हमने तो स्किल लूज कर दिया ना, हमने क्योंकि स्किल लूज कर दिया तो वो ग्रोथ के प्रोसेस में, ग्रोथ की स्पीड में कहीं ना कहीं एक डेंट बन जाता है, आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। ऑब्वियसली आप स्किन गेन करोगे, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ कमाओगे तो इनकम इकोनॉमी के अंदर बेटर डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ reducing inequality in income. Higher the rate of human capital formation, greater would be the rate of participation. कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर ज्यादा हुआ तो लोग काम करने में पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगे। इंक्रीज इन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुड लीड टू इंक्रीज इन शेयर ऑफ वेजेस इन द नेशनल इनकम। जो टोटल देश की इनकम है वो ज्यादा लोगों में बटेगी, अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डेवलप्ड कंट्रीज सैलरीज आर हायर देन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? राइट ऑब्जर्वेशंस यूजिंग नॉलेज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और प्रोडक्टिव। क्या बोले क्वेश्चन कि अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज में हायर वेजेस मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि यूएस में ज्यादा सैलरी मिलेगी कंपैरिजन टू इंडिया। ऐसा इसीलिए होता है कि जो यूएस का लेबर है वो बेटर है, वो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा प्रोडक्टिव है, एंड जो इंडिया का लेबर है वो कंपैरेटिवली कम प्रोडक्टिव है। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? अपने नॉलेज, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताइए एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और प्रोडक्टिविटी का रिलेशन बताइए। नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, यानी कि आंसर फ्रेम कैसे किया जाएगा यहाँ पर कि हम बिल्कुल अग्री कर रहे हैं कि यूएसए का लेबर क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू इंडिया के। दिस इज एन ओपन एंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपके ओपिनियन की बात हो रही, तो आप इसको अपने तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइड भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि बात तो सही है लेकिन कंपल्सरी नहीं है ये चीज। कई बार क्या होता है कि लेबर को अंडर वैल्यू किया जाता है, चीप लेबर देखा जाता है वहां पर, बट उसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लेबर वो अवेलेबल नहीं होता। यानी कि आप बहुत एंगल से इस आंसर को फॉर्म कर सकते हो, एक्सप्लोर करो, क्वेश्चन लिख लो, इसका आंसर खुद ब खुद फ्रेम करके देखना। एक बार पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू that there is a strong relationship between human capital formation and productivity per worker। ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा ये कह रहे देश के अंदर, तो वर्कर की जो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, बेटर होगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अकर्स व्हेन द वर्कर्स acquire skill and knowledge to do things better than before। कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तब होती है जब जो वर्कर है वो अपने जो पुराने उसके पास स्किल्स थी या जो भी चीजें थी उसको बेटर करने लग जाता है, मोर एफिशिएंटली चीजों को करने लग जाता है। दिस मेक्स देम मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। अकॉर्डिंगली वर्कर्स गेट हायर वेजेस, एंड क्योंकि वो बढ़िया काम कर रहे होते हैं इसलिए उनको वेजेस भी हायर मिलने शुरू हो जाते हैं। एज इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इट इज
owing to the low level of skill information in underdeveloped countries that the workers are relatively inefficient and therefore earn relatively low. कह रहे कि यार सीधा ही रिलेशन है, कहते जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वहां पे लेबर को इसलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि लेबर ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करना जानता है। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ह्यूमन कैपिटल उतना फॉर्म नहीं हुआ होता, उतना स्किल फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से वर्कर जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इनएफिशिएंट होते हैं एंड देयरफॉर रिलेटिवली लो वेजेस उन्हें मिल रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखो, आंसर्स को ना ईगो पे लेके नहीं लिखना है, कहीं ना कहीं मन में आता है कि नहीं नहीं इंडिया में तो इतने साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स, ऑब्वियसली उस स्किल्ड लेबर की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अबंडेंट अमाउंट ऑफ लेबर की बात हो रही है जो कि आपको कंपैरेटिवली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर आपको वो लार्ज स्केल में देखने को मिलेंगी, जो कि मैनुअल लेबर होता है, चीप लेबर होता है, वो आपको छोटी छोटी कंट्रीज में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है बड़ी पॉपुलेशन के साथ वहां पे आपको वैसे लोग देखने मिलेंगे। इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना वो अपना काम ज्यादातर छोटी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का क्यों कर रही होती है, क्योंकि लेबर चीप होता है वहां पे। तो अब कहीं ना कहीं अपने जब तक होराइजन्स को आप ब्रॉडर करके आंसर नहीं फॉर्म कर रहे तो ये इंस्टा का कमेंट सेक्शन नहीं है, यहाँ पर आप हार्ड लाइनर की तरह चीजें नहीं लिख सकते कि नहीं नहीं इंडिया में तो ये है, इंडिया का तो फलाना फलाना पर्सन गूगल का सीईओ बन गया है तो इंडिया में ऐसा नहीं है। नहीं, उस तरीके से आंसर को फ्रेम नहीं करना है। यहाँ पे किसी भी कंट्री का पर्टिकुलरली बात ही नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है इकोनॉमी का कि एक तो होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो अभी तक फुल अपनी पोटेंशियल पे नहीं पहुंची है, एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमीज जो अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं रीच कर चुकी है, उसके लेबर में कंपैरिजन हुआ। जो अंडर डेवलप्ड है वहां पे ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ है, स्किल्स कम है, वर्कर इनएफिशिएंट है, तभी उसको लो सैलरी मिलेगा। हाँ, और डेवलप्ड कंट्री का जो वर्कर है वो कंपैरेटिवली उसके पास बेटर स्किल सेट है, बेटर उसे एजुकेशन मिला है, बेटर उसे माहौल मिला है, लिविंग स्टैंडर्ड मिला है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बेटर होने के चांसेस ज्यादा है। अबंडेंस में बात हो रही है, यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो यहाँ पर दोनों कंट्रीज में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ का लेबर यहाँ के लेबर में बहुत फर्क देखने को अब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इट्स अ गुड वेल रिटन आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्ट आराम से रिलेशन बताया हुआ है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक स्किल सेट अच्छा नहीं होगा, वर्कर इनएफिशिएंट होगा तो उसको सैलरी भी ज्यादा नहीं मिलेगी, वेजेस भी ज्यादा देखने नहीं मिलेगी। आया ना, अ गुड आंसर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, A student, as a student of class 12th, you must have your own plans of acquiring specialized skills. आपके बारे में बात हो रही है। Maybe as an economist or a sociologist, okay, how do you think your education would be productive resource? आपको कैसे लगता है कि आपकी एजुकेशन आपकी प्रोडक्टिविटी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी? Do you think benefits of education would exceed the cost of education? आप लोग इतना पे कर रहे हो ट्यूशंस के लिए, स्कूल्स के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब चीजों के लिए, तो जो कॉस्ट लग रहा है एजुकेशन का, क्या आपको लगता है कि कल को जब एजुकेशन लेने के बाद आप काम करोगे, बेनिफिट्स आप कुछ ना कुछ गेन करोगे, वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से? राइट योर ऑब्जर्वेशंस अपने भावनाओं के बारे में। यहाँ पर अगेन आप इसको बहुत सारे एंगल्स दे सकते हो, आप इसको एंगल दे सकते हो कि एजुकेशन किस तरीके से कई बार एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं हो पाती है, या क्या आपका एजुकेशन आपको लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट वाले प्रोस्पेक्टस को आपके लिए खोलता है। मतलब इस तरीके से आप अपने एजुकेशन सिस्टम पे भी यहाँ पर कमेंट करते हो एक बढ़िया आंसर फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट एजुकेशन इज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स। इसमें कोई डाउट नहीं है, एजुकेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ भी आएगी। दिस इज बिकॉज एजुकेशन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल। रीजन क्या है, जड़ पकड़ो, एजुकेशन इसीलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स सिखा रही है, इक्विलिब्रियम सिखा रही है, ट्रिग्नोमेट्री सिखा रही है।
एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि वो आपको कुछ स्किल्स प्रोवाइड करे, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करे एंड क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी आपके अंदर डाले. हाउएवर टू अचीव higher level of productivity, it is important that education is not simply degree oriented. लेकिन एक्चुअली ग्रोथ करने के लिए हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड नहीं हो सकती, स्किल ओरिएंटेड होना भी बहुत जरूरी है. किस तरीके से आप अपनी एजुकेशन को लेके उसे सिस्टम में अप्लाई करने वाले हो. बेनिफिट ऑफ एजुकेशन ऑलवेज एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. कह रहे एजुकेशन से जो फायदा होता है उसकी कॉस्ट से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि स्किल एंड नॉलेज जनरेट मल्टीप्लायर इफेक्ट. कि स्किल आ गया आपके पास, नॉलेज आ गया, तो एक जगह से वो मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफर होता है एंड सोसाइटी के अंदर फैलता है, बढ़ता है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट कॉज करता है सोसाइटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बाय द मीन्स ऑफ इनोवेशन एंड डिस्कवरीज. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है. As a Minister of Rural Development, what will be your action plan for the development of rural India? Now, अगर हम लोग अपने सोसाइटी से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, कोई न्यूज़पेपर वगैरह से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम बहुत अपने पॉइंट्स डाल सकते हैं कि यार देखो ऐसा होता है ना, मैं उसके लिए ऐसा कर दूंगा, ऐसा होता है ना, मैं इसके लिए ऐसा कर दूंगा. फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा गया, इन लोगों ने फोकस किया गया क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर बढ़ाया जाएगा और रूरल डेवलपमेंट को हम ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ इंटरलिंक करेंगे. यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर था ना, सॉरी रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर था ना, रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से ही हिंट्स उठाते कि प्रॉब्लम क्या क्या थी वहां पर ये थी कि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्टिविटी था वो काफी लो था, उसको यहाँ पर ठीक कर देगा. देखो दिमाग लगा के. फिर बोल रहा है कि याद करो डाइवर्सिफिकेशन वाला टॉपिक था कि बोल रहे थे कि सब लोग एग्रीकल्चर का ही काम कर रहे हैं, बाहर काम कर लो ना, कुछ और जॉब्स एक्सप्लोर कर लो ना. वो वाला दे देगा पॉइंट कि मैं जॉब्स डाइवर्सिफाई कर दूंगा. और क्या दे देगा कि ह्यूमन डेवलप करना बहुत ज्यादा, ह्यूमन डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं उस पर काम करूंगा. इस तरीके से आप जो पढ़कर आए हो चैप्टर्स में वो भी आपको बहुत आराम से आपका आंसर दे देंगे, अगर आप सोशली उतना कनेक्टेड नहीं हो तो भी. यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे अगर आप समझने की कोशिश करोगे मैं इस टॉपिक से क्या पढ़कर आया हूं एंड मुझसे क्या पूछा जा रहा है. एक लिंक क्रिएट होते ही आपका आंसर फ्रेम होने लग जाएगा. क्या लिखा है, मैं अगर मिनिस्टर बन जाऊं रूरल डेवलपमेंट का, एक्शन प्लान क्या होगा, 3 चीजों पे बेसिस होगा. क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे, टू इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर या इनकम फ्रॉम फार्मिंग, इनकम बढ़ाई जाए फार्मिंग से, एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस का मीन्स से बाहर निकालकर उसको एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में दिखाया जाए, प्रेजेंट किया जाए कि लोग सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, लोग कमर्शियल बेसिस पे क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके. एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर must be explored and developed. This is to ensure rural development no longer remain farm centric, it becomes more comprehensive and meaningful. लिख दिया कि डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा ताकि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो सिर्फ फार्म एक्टिविटीज पे बेस्ड ना रहे डेवलपमेंट के लिए, बल्कि और भी उनके पास चीजें हो जो कि उनको ग्रो करने में हेल्प करे. रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद human development. This can be achieved only when significant focus is placed on education and health in the rural areas. कि तो जो गांव के लोग हैं इनको पढ़ाया जाए, एजुकेशन दी जाए, इनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाए ताकि ये ह्यूमन कैपिटल की तरह फॉर्म होकर देश में और करियर्स को एक्सप्लोर कर सके और काम कर सके. ब्रीफली एक्शन प्लान ऑफ रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी होलिस्टिक, सबको जोड़ के चले. इट मस्ट फोकस ऑन ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट. इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड merely टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही बेस करके ये नहीं रह जाना चाहिए. राइट योर व्यूज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज द
ऑप्शन ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। यहाँ पर आप एक आंसर फॉर्म कर सकते हो कि आईटी को अगर डेवलप किया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो लोग एग्रीकल्चर से निकलकर कुछ और काम कर पाएंगे। अगेन उनका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा एंड उनको एक एक्सपोजर मिलेगा सोसाइटी में, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। यहाँ पर वो काम सीख कर शहरों में माइग्रेशन कर कर क्या कर सकते हैं, यानी कि गांव से शहर जाकर क्या कर सकते हैं, बेटर जॉब एक्टिविटीज को ढूंढ सकते हैं। एक वाइडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज उनके लिए खुल जाएंगी। हाँ या ना? यहाँ पर एक आंसर आपके लिए लिखा गया है, इसे देख लेंगे। यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट्स एंड कीप इट विद यू। इन स्क्रीनशॉट्स को आप बाद में जब भी आपको ठीक लगता है आप पढ़ सकते हो, या फिर इन क्वेश्चंस के अपने हिसाब से आंसर लिख के भी हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे शेयर कर सकते हो। 11th क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल इज अ यूजफुल प्रोपोजिशन फॉर इंडियन फार्मर्स? क्या लगता है आपको कि अगर सबसिस्टेंस से निकल के कमर्शियल में डाल दिया जाए, सो इट्स गुड थिंग और इट्स नॉट अ गुड थिंग? नो डाउट, अगर हम बात करें कि हम सबसिस्टेंस से लोगों को कमर्शियल की तरफ ला पाए तो वो बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एंड प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेंगे तो बेटर काम करेंगे। ठीक है, एक नया मेंटालिटी बनेगा, आइडियोलॉजी बनेगा, एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी राइज करेगा, ये सब चीजें होंगी, राइट, गुड थिंग। पर जो चीज हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज कि अगर कमर्शियल फार्मिंग करनी है तो मुझे इनपुट्स जो चाहिए वो ज्यादा चाहिए होंगे एंड बड़े इनपुट्स चाहिए होंगे, मॉडर्न टूल्स चाहिए होंगे, बढ़िया टेक्नोलॉजी चाहिए होगा। एंड इंडिया का फार्मर का कंडीशन मत भूलो ना, इंडिया का फार्मर तो स्मॉल है, मार्जिनलाइज्ड है, टूटा हुआ है छोटे 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 टुकड़ों में। तो इनको मतलब पुअर फार्मर को अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाएगा जब वो कमर्शियलाइज करने की कोशिश करेगा चीजों को, तो उन चीजों को वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। यानी कि आप किसी के साथ धक्का तो नहीं कर सकते ना, राजा तो नहीं चल रहा, राजा राज तो नहीं चल रहा, फिर तो ब्रिटिशर वाले उसमें और हमारे पीरियड में फर्क ही कोई नहीं होगा डेमोक्रेसी में, क्योंकि उन्होंने भी तो यही किया था, वो भी तो कमर्शियलाइजेशन ही कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि वो फोर्स्ड था। अब आप फोर्स तो कर नहीं सकते लोगों पे, तो आंसर कैसे फ्रेम होगा यहाँ पे? देखो, दोनों पहलू को उठा के लिख सकते हो कि शिफ्ट करेंगे सबसिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग में तो वो हमेशा एक यूजफुल चीज है, उसमें कोई डाउट नहीं है, प्रोवाइडेड दैट द शिफ्ट इज इकोनॉमिकली वाइबल। कहते कि शिफ्ट तो हमेशा यूजफुल होगा, लेकिन दिमाग लगा के शिफ्ट करना पड़ेगा कि लोग उसे इकोनॉमिकली अफोर्ड कर पाए। इन इंडिया मोस्ट फार्मिंग लैंड इज हेल्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ बिग फार्मर्स, या तो क्या छोटे जो हमारे पास कुछ ही बड़े फार्मर्स है वो ही ज्यादा लैंड होल्ड कर रहे हैं, बाकी अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स ऑपरेट इन स्मॉल फार्म होल्डिंग्स। बड़ा नंबर ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन के छोटे 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 टुकड़ों पे फार्मिंग कर रहा है, स्मॉलर देन इवन 1 हेक्टेयर इन साइज। शिफ्टिंग फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग is economically viable only when the holding is large, so large that mechanization is possible on these holdings। कहते कि तभी पॉसिबल है, वही जो हमने बात की कि अगर लैंड बड़े बड़े हो ताकि वो अफोर्ड कर पाए मैकेनाइजेशन करना। यहाँ पर ओनली when mechanization is adopted the productivity would rise। कमर्शियलाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज करोगे तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? एंड मॉडर्न टेक्निक्स यूज करने के लिए आपके पास रोकड़ा होना चाहिए, लार्ज पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, जो कि सिर्फ कुछ ही बड़े फार्मर्स के पास है, बाकी सारे फार्मर्स के पास छोटे 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 टुकड़े हैं। ओके, ओनली व्हेन द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग रिड्यूसेस दैट द फार्मिंग बिकम्स इकोनॉमिकली वायबल। कहते अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो फार्मिंग की कॉस्ट है वो नीचे आए ताकि लोग उसे अफोर्ड कर पाए। मैकेनाइजेशन इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल व्हेन होल्डिंग्स आर स्मॉल। कहते अगर आप मैकेनाइजेशन करना चाहते हो, मॉडर्न टेक्निक्स यूज करना चाहते हो, पर लैंड होल्डिंग स्मॉल हो तो नहीं कर पाओगे ना, पैसा नहीं है आपके पास उतना। दिस डिटर्स द स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम शिफ्टिंग टू कमर्शियल। इसीलिए जो छोटे छोटे फार्मर्स है वो कमर्शियल की तरफ शिफ्ट नहीं। प्रॉफिट किसको नहीं पसंद?
कौन नहीं करना चाहेगा, सब करना चाहेंगे, पर उनकी मजबूरी है, वो शिफ्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। इंस्टेड दे स्टिक टू सबसिस्टेंस फार्मिंग, कि घर चलता रहे। इट डज नॉट जनरेट एनी सरप्लस और प्रॉफिट्स, बट इट सर्टेनली इंश्योर्स them the necessary supplies of grains for self consumption। कहते इससे कुछ प्रॉफिट सरप्लस तो नहीं आता, पर घर चल जाता है, घर का राशन पानी चल जाता है। दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। कमेंट करो। कहते अगर औरतों को एम्पावर करना है सोसाइटी के अंदर, तो औरतों के एम्प्लॉयमेंट को राइज करवाना पड़ेगा, एंड देन इट विल वर्क फॉर एवरीबडी। इस पे कमेंट करो। कहीं ना कहीं सही, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, इवन एज स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं हम लोग ये फील करते हैं कि हम जब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब हम अपने डिसीजंस तब खुद ले पाएंगे। कहीं ना कहीं सबके दिमाग में चीज रहती है कि अब आपके लिए जो डिसीजंस आपके मदर, फादर, कोई भी और एल्डर ले रहा है, उसकी जगह वो डिसीजंस आपके खुद के कब होंगे? जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। उसी तरीके से औरतों के लिए भी यही कहा जा रहा है कि वो एम्पावर तभी होंगी, जैसे आप भी एम्पावर तभी होगे जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे। यानी कि वो कब होगे? जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो उस पर्सपेक्टिव को यहाँ पे दिमाग में रख के हम अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि सिंस एजेस वुमेन हैव सफर्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाली चीज, मेन हैव been getting priorities in the matter of relating to education, health, inheritance, यानी कि जो आपको जागीर में चीजें मिलती हैं, वसीहत में चीजें मिलती है, मैरिज एंड पॉलिसीज। मेल को कहीं ना कहीं सोसाइटिकली मेल डोमिनेट करते हैं, उन्हें फेवरेटिक उसमें रखा जाता है। है ना? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का एम क्या है? अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। क्यों वुमेन को एम्पावर करना है? ताकि वो बराबर खड़े हो सके। ऑफ ऑल द मेजर्स रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इज द सेंट्रल सिग्निफिकेंस। कहते ठीक है, लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, चीजें होती रहेंगी, सब चीजों पे काम होता रहेगा महिलाओं के लिए, लेकिन एक्चुअल सशक्तिकरण कब होगा? एम्पावरमेंट कब होगा? जब वो लोग इंडिपेंडेंट होंगी फाइनेंशियली, यानी कि जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मेक्स वुमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, दिस इनहैंस देयर एबिलिटी एज डिसीजन मेकर्स। ये उनकी एबिलिटी इंक्रीज करता है कि अब वो डिसीजन लेने लगती है इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगती है। वंस द वुमेन आर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स, दे कैन ऑलवेज स्ट्राइव फॉर जेंडर इक्वालिटी। एक बार अगर वुमेन इंडिपेंडेंट हो गई, अपने डिसीजंस लेने लग गई, फिर वो जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकती है, मुद्दे उठा सकती है। इट इज देयरफॉर रिक्वायर्ड दैट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज रेज्ड पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वुमेन को हमें जो पार्टिसिपेशन है उसका काम वाली जगहों में उसको बढ़ाना चाहिए। स्पेसिफिकली हाईलाइट किया जा रहा है सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर जॉब्स होंगी ज्यादातर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऑलरेडी वुमेन लीड कर रही हैं, क्योंकि पुअर होने की वजह से या पोवर्टी ज्यादा होने की वजह से जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर, वहां पर मेल एंड फीमेल दोनों मेंबर्स ही सोसाइटी के मिलकर काम कर रहे हैं। तो वहां पर ऑलरेडी चीप लेबर की वजह से फीमेल पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। Let's talk about next question. GDP in India is growing, but unemployment stays to be a serious issue. How do you reconcile this fact? दो opposite चीजें बोल दी है, बोले मिला के बताओ। अरे GDP बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे आप इसको, कैसे इन दोनों फैक्ट्स को जोड़ोगे कि एक इस तरफ चल रहा है, किस तरफ चल रहा है? अगर जीडीपी बढ़ रही है, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए था, अनएम्प्लॉयमेंट घटना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है कि आपका जो ग्रोथ आ रहा है वो मशीनों से आ रहा है, लोगों से नहीं आ रहा। सिंपल, यानी कि आप जॉबलेस ग्रोथ कर रहे हो। कई बार हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक सैंपल आंसर आप
फ्रेम कर सकते हो। तो क्वेश्चन के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? HYV इज अ फेमिलियर कॉन्सेप्ट टू यू। कहते हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, इसके बारे में तो आप जानते ही हो। इट कॉज्ड अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसके आने की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई एग्रीकल्चर सेक्टर की, बट सेम टाइम पे इट हैज साइलेंटली बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। लेकिन इसकी वजह से लॉन्ग रन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सॉइल का क्वालिटी खराब हुआ है, इम्प्लाइंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि वातावरण खराब हो रहा है। गिव अ थॉट टू दिस पैराडॉक्स एंड राइट योर सजेशन टू एड्रेस इट। पैराडॉक्स होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग करने वाली जब दो सिचुएशंस एक ही साथ हो जाती है, यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सूरज भी निकला हुआ है, चांद भी निकला हुआ है, तो इसे बोल देंगे कि पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है लेकिन एनवायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, बोला है कि कैसे कुछ सजेस्ट करो कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे आप इस प्रॉब्लम को समझते हो। HYV टेक्नोलॉजीज इंड्यूसेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहा है एज इट इज बेस्ड ऑन। अब आपको समझाना पड़ेगा कि सीड से पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। तो लिखेंगे कि क्योंकि इसको जरूरत पड़ती है बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स की, इंसेक्टिसाइड्स की और पेस्टिसाइड्स की। जब आर्टिफिशियल केमिकल सॉइल के अंदर जाता है तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है। द टेक्नोलॉजी इज क्रॉप फ्रेंडली बट नॉट सॉइल फ्रेंडली। क्रॉप्स के लिए चीजें अच्छी होती है लेकिन सॉइल के लिए ये चीजें अच्छी नहीं होती है। इट इरोड्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड पॉल्यूट्स ग्राउंड वाटर। सॉइल तो खराब होता ही होता है, सॉइल से नीचे जा जाके ग्राउंड वाटर को भी ये क्या कर देती है, पॉल्यूट कर देती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम रिकमेंड करते हैं एज अ सोल्यूशन टू इट। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमारा सजेशन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, यानी कि एज एन ऑल्टरनेटिव विच इज सॉइल फ्रेंडली होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट दिस इज टेक्नोलॉजी इज नॉट क्रॉप फ्रेंडली। लेकिन वो क्रॉप फ्रेंडली नहीं होता, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक में देखने को नहीं मिलेगी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम HYV बेस्ड कन्वेंशनल फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, इसमें डाउट नहीं है। अकॉर्डिंगली वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टू टेक्नोलॉजी। इसलिए ये दोनों चीजों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने डाउन साइड्स है, तो दोनों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। वी शुड शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी डज नॉट लीड टू फूड स्कार्सिटी इन द कंट्री। तो कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करो लेकिन ये मत भूलो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करके सॉइल तो बचा लो लेकिन लोग भूखे मत जाए। देश में फूड ग्रेन की स्कार्सिटी ना हो उतना तो आप क्या कर लो, HYV सीड्स यूज कर लो, बाकी के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, सॉइल बचा लो। हाँ या ना, स्मार्ट आंसर लो। चलो, स्कॉलर्स find sun as a common phenomena in many developing countries including India, China and Pakistan। जो भी पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बेटा चाहिए होता है, राइट। सन को वो कहीं ना कहीं फेवर करते हैं कि हमारा वंश आगे चलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा जैसी चीजें कॉमनली देखने को मिलती है इंडियन, चाइनीज एंड पाकिस्तानी सोसाइटीज में। डू यू फाइंड दिस फिनोमेना इन योर फैमिली? क्या आपको आपके परिवार में ये चीज देखने को मिलती है? एंड नेबरहुड, आपके आस पड़ोस में। वाई डू पीपल प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन? लोग ऐसा क्यों करते, क्यों भेदभाव होता है? वाई डू, व्हाट डू यू, देख अपने विचार लिखने यहाँ पे अगेन एंड अगेन आई से डोंट गो वेग, डोंट गो लाइक अपनी भड़ास नहीं निकालनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझो क्या आपसे पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से आंसर फ्रेम करो जितनी उसकी जरूरत है। कभी भी चाहे हम मैक्रो दे रहे हैं चाहे हम इंडियन दे रहे हैं, ये नहीं सोच के आंसर्स लिखने कि ये मेरे को क्या पता है। हमें हमेशा आंसर्स ये सोच के लिखने कि मुझसे पूछा क्या गया। उस बाउंड्री लाइन में खुद को रखो, तभी आप एक बेटर आंसर फ्रेम करोगे। लोग अगर हम एक्स्ट्रा बातें करते हैं ना, कुछ नहीं, वो एक दो नंबर निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता। हाँ, इफ यू वांट कि मैं अपने विचार लिख रहा हूँ, मुझे उससे ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू वांट अ परफेक्ट स्कोर, अगर अब वो वाला बच्चा हो कि मेरे को तो भाई मेरे को पूरे नंबर ही लेने, तो
तो उस हिसाब से यू हैव टू राइट अ रियली कन्फाइंड एंड टू द पॉइंट आंसर जितना आपसे पूछा जा रहा है। तो दीज एक्स्ट्रा पिन पॉइंट्स आई एम एडिंग, इट्स जस्ट उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं कि मेरे को तो नंबर नहीं कटवाना है, सिर्फ उनके लिए टिप्स है। बाकी खुल के आंसर करो जो आपको ठीक लग रहा है, अपने विचार लिखो, टाइम मत वेस्ट करना। जितना जितना टाइम मिलना चाहिए 6 नंबर के क्वेश्चन को 12 मिनट तक दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10-12 मिनट में आप जितना लिख सकते हो आराम से लिख के जाओ। इट इज हार्श रियलिटी ऑफ 21st century that they prefer male child to a female. It has been seen in even my surroundings. खुद को इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऐसे था, बार बार आपसे पूछ रहे थे कि आपने देखा है, आपकी फैमिली में हो रहा है, आपके आस पड़ोस में हो रहा है, आपके क्या विचार है। तो कहीं ना कहीं अब मैं आंसर कैसे लिखूंगी, अपने विचारों को यहाँ पर देकर कि हाँ मैंने भी देखा है, मेरे आसपास भी यहाँ पर बहुत चीजें हो रही है। पीपल प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फिर मैं आ गई कारणों पे, ऐसा क्यों होता है कि इनसिक्योरिटी फॉर द फीमेल्स, इतना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है फीमेल्स को लेकर के पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि लड़की होगी तो उसका देखभाल करना पड़ेगा, लड़का होगा तो उसका देखभाल नहीं करना पड़ेगा। क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर ऑन अ राइज, पेरेंट्स फाइंड इट अ हेडेक टू लुक आफ्टर देयर डॉटर्स। मैरिज एंड डॉरी सिस्टम एक और प्रॉब्लम है कि लड़की की शादी की जाती है तो उसको कुछ ना कुछ दहेज में देना पड़ेगा। पेरेंट्स बोलते हैं इतनी सिरदर्दी कि सारा टाइम पहले पालो फिर इसकी शादी करो, तो इसको दहेज में भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो दे फील लाइक ए सन बेटर है, इफ वील हैव द सन ही विल गेट सम डॉरी इन द फर्स्ट प्लेस एंड उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा, वो अपना बिजनेस आगे रन कर सकता है। तो अगेन वो कहीं ना कहीं मेल चाइल्ड को प्रॉम्प्ट करते हैं। इस वजह से रिलीजियस बैकग्राउंड्स अगेन एक कारण बन जाता है। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, ऐसी बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स है जो कहीं ना कहीं मेल चाइल्ड को प्रेफर करती कि लड़का होना चाहिए, लड़का होगा तो ऐसा होगा। आशीर्वाद भी हमारे ऐसे होते हैं कि दूधो फलो पूतो नहाओ एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि कहीं ना कहीं हमेशा हाईलाइट करेंगे मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को। इन माय ओपिनियन वी मस्ट नॉट रिपीट मिस्टेक्स ऑफ आवर एंसेस्टर। नाइसली फ्रेम्ड, कोई हार्ड लाइनिंग बात नहीं की, सब कुछ हाईलाइट कर दिया। एक बेसिक खुद को इंट्रोड्यूस करके इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ मेरे को भी लग रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। फिर नॉर्मली हेडर्स बना के क्या दिए, 3 पॉइंट्स दिए रीजंस बताते हुए जो मुझे लग रहा है, एंड देन लास्टली क्या किया, एक कंक्लूजन दिया कि ओवरऑल जो बातचीत हो गई है अब लास्ट में खुद को इंसर्ट करके कि मेरे ओपिनियन में हमें ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट एक्सेप्ट दैट जेंडर इज बायोलॉजिकल डिफरेंस, नॉट समथिंग विच शुड डिटरमाइन सोशल नॉर्म्स। I do not want girls to behave like boys to prove their supremacy, but they must be respected equally is whatever role they play in their life. Instead of laws, it is education in the right sense that can bring the change. कहते कि देखो नाइसली ओपिनियन लिखा गया कि क्या ओपिनियन है कि हाँ ये हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें बदलाव लाना चाहिए। एंड बहुत अच्छी लगी मुझे लाइन कि यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ नियम कानून में बदलाव लाके चीजें नहीं बदलेंगी, आपको रूट लेवल पे प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। अगेन लिंकेज कहाँ क्रिएट हुआ, एजुकेटेड होंगी वुमेन, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट करेंगी तो इंडिपेंडेंट होंगी अपने डिसीजंस लेगी, एंड एंड ऑफ द डे सोसाइटी में अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड कर पाएगी, एक वो मोमेंट क्रिएट कर पाएगी कि हम लोग भी मेल मेंबर्स के इक्वल हैं। इस तरीके की आइडियोलॉजीज पे तब बात हो सकती है, तब बात नहीं हो सकती व्हेन यू आर फेड बाय अ मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जब तक आप अपना ब्रेड खुद नहीं अर्न कर रहे हो, यू आर नॉट गोना टॉक अबाउट और फाइट अबाउट दीज थिंग्स। यू गोना फाइट, लोग पीपल आर फाइटिंग, बट इट्स गोना बी जस्ट लाउड वॉइसेस एंड नॉट सम फिजिकल प्रूफ जहां पे वो कह सके यू नो कि नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अर्निंग फॉर आवरसेल्व्स, या वी आर द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, या हम भी सोसाइटी में उतना ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं जितना आप वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो मेन बात है कि फीमेल की वैल्यू एडिशन पे काम होना चाहिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे काम होना चाहिए।
होपफुली दीज वर द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ मेरे विचार, कुछ आपके विचार एंड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में और इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ चैप्टर्स डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश करके अब हम एक MCQ वीडियो बनाते हैं जिसमें वील पिन पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डाटाज हैं, जो MCQ क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछे जा सकते हैं सभी चैप्टर से रिलेट करते हुए। स्टे ट्यून्ड उन चीज़ों के लिए। यू कैन सब्सक्राइब अस, हिट द बेल आइकन एंड ऑल दैट स्टफ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।